वन पीस का चैप्टर 1044 आ चुका है जिसका टाइटल है वॉरियर ऑफ लिबरेशन, लेकिन मैं इसको टाइटल देना चाहूँगा लेजेंडरी चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर लेजेंडरी है। इससे पहले वन पीस में इससे बढ़िया चैप्टर कभी आया ही नहीं। इस चैप्टर के बाद वन पीस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जो कि मतलब पिछले चैप्टर में सबको उस चीज़ का एहसास हो गया होगा, लेकिन मज़ा तो इसी चैप्टर में है। और अगर ये चैप्टर किसी इंसान को पसंद ना आया हो तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि वो आगे वन पीस का कोई चैप्टर ना पढ़ो, उन्हें वन पीस यहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर इस चैप्टर में किसी को मज़ा नहीं आया तो उसे वन पीस में कभी मज़ा आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक लेजेंडरी चैप्टर है। तो इस लेजेंडरी चैप्टर की शुरुआत होती है जुनेशा से। जुनेशा वहीं पे खड़ा है जहाँ पे मरीन है, मतलब मरीन और जुनेशा अभी वहीं रुके हुए हैं। और जुनेशा को आवाज़ आ रही है लूफी की, जिसमें लूफी कह रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं खड़ा कैसे हो सकता हूँ जबकि मैं हार चुका हूँ, लेकिन किसी कारण मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और लूफी में से वो ब्लैक लाइटनिंग निकल रही है और ऊपर ड्रम्स की आवाज़ आ रही है, डुम डो डा डा डा। और ये जो लिबरेशन ड्रम की आवाज़ है ये बहुत सारे लोगों को सुनाई दे रही है, जिसमें है सांजी, ट्रफलगार लॉक, किड, ह्यूगोरो, मार्को और शायद से ओटामा और नामी को भी। मतलब हो सकता है फिर पूरे आइलैंड को ही इस चीज़ की आवाज़ आ रही हो। और सांजी मुझे नहीं पता था कि कहीं पे बेहोश पड़ा है और उसकी मतलब सांजी इंजर्ड है और उसकी मरहम पट्टी करी गई है। मुझे लगा था बस सांजी कहीं पर भाग गया है। और सांजी ये ड्रम की आवाज़ सुन के एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है लूफी। मतलब सबको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये ड्रम की आवाज़ लूफी की वजह से आ रही है और ये रूफ टॉप से आ रही है। और ये चीज़ जान के नामी और ओटामा बहुत ज़्यादा खुश हैं कि लूफी अभी जिंदा है। उसके आगे चैप्टर में दिखाते हैं मैरी जॉयस को, जहाँ पर 5 एल्डर्स बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में जो फिलहाल वाना में हुआ है। वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा एलीट एजेंट खो दिया है और काइडो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर दिया है। क्या ये चीज़ वर्थ थी? मतलब वो लूफी को एलिमिनेट करने वाले मिशन की बात कर रहे हैं। और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट की छोड़ो, अगर आप मेरे से पूछो तो हाँ, वो चीज़ वर्थ थी, क्योंकि लूफी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चैप्टर में ज़रूर बताऊंगा। तो एक वहाँ पर गुरु से जवाब देता है कि एक पोटेंशियल फ्यूचर की अगर हम बात करें, मतलब जहाँ पे अगर उन्होंने उसे एलिमिनेट ना किया होता तो वो इस आउटकम के लिए भीख मांग रहे होते। और वो कहता है कि डेंजरस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना ज़्यादा सही रहता है। मतलब ये यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो सॉर्ट्समैन वाला एल्डर है वो वहाँ पर कहता है कि हमने हर एरा में वर्ल्ड गवर्नमेंट कोशिश करी है गम गम नोमी को रिकवर करने की, लेकिन हम आज तक कभी भी सक्सीड नहीं हुए। 800 सालों से यही होता जा रहा है, लेकिन वो कभी गम गम नोमी को रिकवर नहीं कर पाए। जैसे कि गम गम नोमी हमारे पकड़ से खुद भाग रहा था। और जहाँ पर एक एल्डर ये भी कहता है कि ये बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि जोआन फ्रूट कंटेन्स अ विल ऑफ देयर ओन। मतलब जोआन टाइप जो फ्रूट होते हैं उनकी खुद की विल होती है, वो शायद से अपना ओनर खुद चुनते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर ये नहीं है कि जोआन टाइप की खुद की विल होती है। मुद्दे की बात है कि ये जोआन की बात कर क्यों रहे हैं। हमें इचिरो ओडा ने एक बहुत बड़े धोखे में रखा है अब तक। एल्डर ये भी कहते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्रूट का नेम एक गॉड के नेम से है, जो कि गम गम नोमी का दूसरा नाम है जोआन टाइप ह्यूमन फ्रूट मिथिकल मॉडल नीका। मतलब जो गम गम नोमी है वो गम गम नोमी है ही नहीं। वो मतलब पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि गम गम नोमी एक पेरीमीशिया फ्रूट है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है वो एक जोआन टाइप फ्रूट है, वो भी ह्यूमन फ्रूट। किसी ने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि वो ह्यूमन फ्रूट हो सकता है, जोआन टाइप हो सकता है। मतलब इचिरो ओडा ने हमें ये इन्हें 800 सालों से वो फ्रूट पकड़ में नहीं आया और हमारे 25 सालों में स्टोरी नहीं पकड़ में आई। और 25 साल मैंने ऐसे ही सिर्फ बोल दिया है, मुझे नहीं पता कि कितने साल हो गए हैं। और यहाँ पर परछाई दिखाई है लूफी की, जो कि है सन गॉड निका, जिसके बारे में चैप्टर में मतलब कुछ चैप्टर्स पहले एक जिक्र हुआ था। जो हुज हु था उसने मेंशन किया था सन गॉड निका के बारे में, और अब हमें पता चल रहा है लूफी ही सन गॉड निका है इस वक्त, जो कि इस डेल फ्रूट की अवेकनिंग के बाद वो हो गया है। लूफी की परछाई और बिल्कुल उसी तरह लग रही है जैसे कि हुज हु ने मेंशन किया था, बस लूफी के हाथ में हथियार नहीं है, लेकिन लूफी बाकी बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके बारे में थोड़ी बात भी करते हैं फ्रूट के बारे में। बात करते हैं कि उसकी बॉडी में प्रॉपर्टीज़ हैं रबड़ की। मतलब एक तरह से वो गम गम नोमी में रबर वाला फ्रूट तो वो है ही, जो कि किसी भी तरह से फाइट कर सकता है जो भी उसे फैंसी लगे, और लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट लेके आता है। वो एक वॉरियर ऑफ लिबरेशन है जिसको कहा जाता है निका द सन गॉड। लूफी अब किसी भी तरह से फाइट कर सकता है। वैसे तो लूफी किसी भी तरह से फाइट नहीं करता, लूफी बस फाइट करता है। और अवेकनिंग से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब रबर वाले फैक्टर और ज़्यादा उसके बढ़ जाते हैं, जो कि अवेकनिंग में नॉर्मली होता ही है। और उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और फ्रीडम भी। और ये कहा जाता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा रिडिकुलस पावर है ही नहीं। मतलब लूफी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन वन वर्ड वी से।
और चैप्टर में इसके आगे आ जाते हैं जहाँ पर हियोरी और ओरोची है, और इस पार्ट को लेके मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। मुझे इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ओरोची और हियोरी के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही है। ओरोची चाहे तीसरी बार जिंदा हुआ, हो सकता है इस बार वो सच में मर जाए क्योंकि हियोरी एक सही इंसान रहेगी उसे मारने के लिए, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ लूफी चाहिए। मैं सिर्फ लूफी को देखना चाहता हूँ और उसकी डेविल फ्रूट को या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को, मतलब मैं जो भी देखना चाहता हूँ इस चैप्टर में वो सिर्फ लूफी से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ओरोची वहाँ पर पिछले आपने देखा होगा कि अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और वो हियोरी से कहता है कि मुझे भी ओडन काफ़ी ज़्यादा पसंद था और तुम्हें तो मालूम ही है कि काइडो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो। हियोरी ओरोची से कहती है कि तुम भरोसे लायक इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने हमेशा जितने भी समुराइज को तुम ओ करते थे उन्हें धोखा दिया है। वो कहती है कि क्या ओडन ने उसका प्रॉमिस नहीं रखा था? 5 साल तक ओडन पागल लोगों की तरह नाचता रहा था ताकि काइडो वानो को छोड़ के चला जाए, जो कि उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन ओडन ने अपनी बात रखी और ओरोची ने अपनी बात नहीं रखी थी। अपनी बातों पे वो खड़ा नहीं रहा। ओडन 1 घंटे तक बॉइलिंग ऑयल में भी खड़ा रहा था जिससे उसकी पूरी बॉडी जल गई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक स्माइल रही थी हमेशा। और ओडन काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इंसान था और उसकी सफरिंग को कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। जैसे उसने ओरोची ने वानो कंट्री में बहुत सारे हॉस्टेज बना रखे थे, इसलिए सब कुछ ओडन ने किया था। हियोरी फिर अपना थोड़ा सा पास्ट याद करती है जिसमें वो कहती है ओडन से कि क्या आपको अजीब सा नहीं लगता जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं? अब ओडन हंसते हुए मना कर देता है क्योंकि उसे अब साथ उसका परिवार है या जो भी। ओरोची फिर से कहता है हियोरी से कि मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि ओडन काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट इंसान था और एक शोगन होने के हिसाब से मुझे एहसास होता है कि ओडन काफ़ी डिजर्विंग था, मतलब ओडन शोगन होना डिजर्व करता था। हियोरी अपना मास्क उतारती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरा नाम है कोजुकी हियोरी, और ओरोची को चुप रहने के लिए बोलती है। और फिर बहुत सारी उनमें बातें होती हैं जो कि मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो भला बुरा बोलती है ओरोची को। मेन बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। tanjiro ने जो फायर मॉन्स्टर बनाया था, पहले वो ज्वाला थी, अब वो मोमबत्ती जैसा दिख रहा है और वो रेंगता हुआ आया है ओरोची के पास। तो मोमबत्ती जैसा दिखते हुए ही कहता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मुझे माफ़ करना लॉर्ड। तो कांजिरो कहता है ओरोची कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मिशन देता हूँ कि हियोरी को मार दो। वो ओरोची उसे मिशन तो देता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों वो मोमबत्ती जाकर ओरोची में ही आग लगा देती है। वो ओरोची के ऊपर ही जाकर लिपट जाता है जिससे ओरोची जलने लग जाता है। और फिर उसके बाद हियोरी वहाँ पर कहती है कोजुकी क्लैन हमेशा अपना प्रॉमिस रखता है। और वापस आते हैं लूफी पर, जहाँ पर ड्रम की आवाज़ अभी भी आ रही है। लूफी काफ़ी उछल कूद कर रहा है और लूफी कहता है कि लगता है मैं अब थोड़ी देर और लड़ सकता हूँ, और ये मेरे हार्ट बीट्स की आवाज़ इतनी फ़नी क्यों है। और अब लूफी खुश है और वो कहता है कि मैं इस चीज़ को नाम दूंगा गियर 5, जिस चीज़ का हर इंसान को इंतज़ार था कि गियर 5 कब आएगा। कुछ लोगों को शक भी था गियर 5 आएगा या नहीं आएगा। गियर 5 आ चुका है और गियर 5 अवेकनिंग पे, मतलब हर इंसान इतना तो श्योर था कि अवेकनिंग ही गियर 5 होगी। और लेकिन इस चीज़ की उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि लूफी का डेविल फ्रूट जुआन टाइप निकलेगा और लूफी अब सच में जॉय बॉय बन जाएगा। लोगों के मन में थोड़े बहुत वो था कि हाँ हो सकता है लूफी ही जॉय बॉय हो, लेकिन ये चीज़ किसी ने इतनी उम्मीद नहीं करी थी। और आगे चैप्टर में दिखाया है काइडो को उड़ते हुए। काइडो परफॉर्मेंस हॉल में उड़ रहा है अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में, और रूफ टॉप में एक छेद हो रखा है जिसमें से ब्लैक लाइटनिंग निकलती है, मतलब कॉन्करर्स आगी, जिससे कि 20 पायरेट बेहोश होने शुरू हो जाते हैं। काइडो ये देख कर हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है, ऊपर क्या है। और तभी ऊपर से निकलता है एक बड़ा सा हाथ, जो कि मैं क्या ही बोलूँ कितना बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि उसने काइडो की ड्रैगन वाली फॉर्म को अपनी मुट्ठी में भर लिया है, मतलब उसकी कमर को लूफी ने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया है और वो काइडो को उस छेद में से ऊपर खींच लेता है। लूफी अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो देख कर ट्रफलगर लॉ और यूस्टस किड भी हैरान हो जाते हैं और चॉपर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है कि ये क्या है, सच में लूफी था। लूफी मुस्कुरा रहा है, लूफी के बाल शायद से अजीब से हुए हैं और लूफी ने, मतलब मुझे ये चीज़ देख के विश्वास नहीं हो रही कि लूफी ने एक मुट्ठी में पकड़ के काइडो को एक छेद से बाहर निकाल लिया। वो रूफ टॉप पे वापस आ चुका है काइडो, और मैं ये नहीं कहूँगा कि रूफ टॉप पर वापस आ गया है। लूफी ने उठा के काइडो को रूफ टॉप पर वापस रख दिया है, और सॉरी काइडो को लूफी ने रखा नहीं है, काइडो ने भी लूफी को पकड़ रखा है और उसको गोल गोल घुमा रहा है। गोल गोल घुमाने के बाद लूफी काइडो को जमीन पर पटक रहा है, राइट एंड लेफ्ट लगा। काइडो को लूफी लगातार पटके जा रहा है और काइडो का मुंह एकदम कार्टून की तरह हो गया है। कार्टून में जैसे होता है कि किसी मॉन्स्टर की या किसी भी कैरेक्टर की आंखें जब उसके चेहरे से बाहर आ जाती हैं
और काइडो की हालत बहुत बुरी है। काइडो को शायद इस वक्त समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो काइडो ने सोची नहीं थी। पहले मेरे को लग रहा था कि काइडो और लूफी कोई चांस ही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होनी पड़ेगी काइडो को हराने के लिए। लूफी कभी हरा ही नहीं सकता। लूफी इतना कॉन्फिडेंट था कि वो काइडो को हराएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे कि लूफी काइडो को हरा सकता है। लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ कि अगर काइडो जैसे 2 भी होते तब भी लूफी हरा देता, क्योंकि लूफी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप सोचिए, उसने काइडो को ड्रैगन वाली फॉर्म को पकड़ कर ज़मीन पे पटके जा रहा है और लेकिन काइडो को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, जो कि थोड़ा मेरे हिसाब से पड़ना चाहिए था। काइडो उठता है और खुश होता है देख के कि सोहट लूफी सरवाइव कर गया और थैंक यू बोलता है लूफी को और अपना इस्तेमाल करता है ब्लास्ट ब्रेथ को, जो कि लूफी अपने मजे में होता है, उछल कूद कर रहा होता है। लूफी ध्यान ही नहीं देता कि काइडो खड़ा होकर उस पर ब्लास्ट ब्रेथ इस्तेमाल करता है। काइडो पे अटैक करने के बाद लूफी देखता है कि मुझ पर अटैक हुआ है। लूफी जमीन को पकड़ता है और उसको स्ट्रेच करके ऊपर खींच लेता है, जिसने एक ट्रैम्पलिन का काम किया है। और काइडो ने जो ब्लास्ट ब्रेथ अटैक किया था वो उस ट्रैम्पलिन से बाउंस बैक होकर काइडो को ही वापस लग जाता है। और लूफी की दिखाए गए हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया मसल्स, मतलब उसकी दोनों बाजू काफ़ी ज़्यादा बल्की हैं। और लूफी के आसपास एक क्लाउड सा उड़ रहा है, जो कि एक शाही जैसे फिशमैन आइलैंड में लोगों के गर्दन के ऊपर से जा रहा था उसी तरीके से। और लूफी बहुत ज़्यादा हंसे जा रहा है अब भी। और काइडो अब भी खुश है, चाहे उस पर हमला हुआ ब्लास्ट ब्रेथ का, उस पर पलट कर वापस आ गया। और काइडो लूफी को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं इस तरीके से जीतना नहीं चाहता था। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, हम इसको इस बार ख़त्म कर देते हैं। और यहीं हो जाता है चैप्टर ख़त्म। अब लूफी नॉर्मल शेप में लग रहा है, लेकिन जब उसने काइडो को ऊपर खींचा था तब लूफी का हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा था, गियर 3 की तरह। और जब उसने ज़मीन को स्ट्रेच करा था, तो मतलब रबर वाली फॉर्म में ज़मीन को बनाया था, तब भी उसकी बाजू काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही थी। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर में ब्रेक नहीं है, और बहुत अच्छी बात है अगले चैप्टर में ब्रेक नहीं है, क्योंकि इतने पेशेंस मुझ में नहीं है कि मैं इतना इंतज़ार करूँ ऐसे ज़बरदस्त चैप्टर के बाद अगले चैप्टर का। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को जब पता चलेगा कि लूफी की अवेकनिंग हो गई है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्या हाल होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि लूफी की अवेकनिंग होने के बाद तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऑल आउट जाना पड़ेगा, क्योंकि जॉय बॉय का वापस आना, लूफी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तो लूफी को मालूम भी नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। जिस टाइम तक लूफी अपनी रियलाइज़ करेगा पावर्स को, उस टाइम तक लूफी का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि जैसे पहले टाइम स्किप आया था, उसी तरह एक टाइम स्किप की दोबारा ज़रूरत है लूफी को ट्रेन करने के लिए। लूफी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब लूफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि लूफी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। और इस चैप्टर के बाद काफ़ी सारे और भी सवाल उठ जाते हैं, जैसे कि ज़ोआन टाइप्स के पास अपने अपने मतलब ज़ोआन टाइप्स का बोला गया है चैप्टर में कि उनकी खुद की विल होती है। तो क्या डेविल फ्रूट ने लूफी को चुना था और ये डेविल फ्रूट क्या विल ऑफ डी को ढूंढ रहा था, किसी विल ऑफ डी को जो कि डेविल फ्रूट को सही लग रहा था, या फिर शैंक्स ने इसे सच में चुराया था? मतलब कुछ नहीं मालूम। इस चैप्टर के बाद बहुत से सवाल उठे हैं जिसके बारे में हम कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।